Hey guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. I hope you're doing good. I'm also doing good. Let me tell you. And this video I'm making for my lovely students, those who are giving examinations in नवंबर दिसंबर 2023। यस, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे नवंबर दिसंबर 23 में एग्जाम देने वाले हो और आपने जस्ट अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिया है और आप अपना रिजल्ट्स अवेट कर रहे हो, तो भाई मैं बता दे रहा हूं, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। क्यों टाइम वेस्ट मत करिए? क्योंकि सर फाउंडेशन का रिजल्ट आते से आएगा, कभी भी इंस्टीट्यूट जनवरी महीना में रिजल्ट निकाल देगा, अपने को पता नहीं है। बट अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू बिल्ड योर बेसिक्स कोर्स फॉर टैक्सेशन। एकदम सिंपल सा फंडा है सर। टैक्सेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इंटरमीडिएट लेवल पर है। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको टैक्सेस पढ़ना पड़ेगा, मतलब इंटर लेवल पे आपका टैक्सेस 100 मार्क्स का पेपर है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द टैक्सेस, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। और द अनदर बेस्ट पार्ट इज कि सर आपके लाइफ में दो चीज एकदम सर्टेन है। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको जाना भी है, डेथ। और दूसरा, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा। तो समथिंग विच इज डेफिनेटली रिलेटेड टू योर लाइफ, यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट, एंड नॉट जस्ट अंडरस्टैंड इट बट ऑल्सो हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड इट। तो टैक्सेशन एक बहुत ही मजेदार पेपर है, एंड उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आपके लिए क्या कर रहा हूं, सुन लो मेरा बात। सर, आप लोग के लिए बिल्ड योर बेसिक सीरीज आ रहा है फॉर इनकम टैक्स एज वेल एज फॉर आईडीटी, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, इनकम टैक्स और आईडीटी, दैट इज मेजरली जीएसटी एंड कस्टम्स, उससे रिलेटेड हम आपके आपके साथ कंसेप्चुअल डिस्कशन करने वाले, टॉपिक वाइज। आपको डेली मेरे यूट्यूब चैनल पे, निकुंज गोयनका यूट्यूब चैनल पे आपको डेली आपको मेरे बिल्ड योर बेसिक्स कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो दिखेगा, जहां पे हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, यानी आज हम इनकम टैक्स लॉ के बारे में जानेंगे। बिकॉज गाइस, व्हाट आई बिलीव कि जैसे हम इंटर का बैच स्टार्ट करते हैं ना फॉर टैक्सेस, जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा जनवरी एंड में, फेब फर्स्ट वीक में, जैसे हम इंटर का बैच स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट को एक ग्राउंड रियलिटी नहीं पता रहता है टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में। तो हम अभी से ही आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप हमसे अभी से ही जुड़ जाइए, आप कहीं से भी क्लासेस लीजिए, डज नॉट अफेक्ट अस, बट हम चाहते हैं कि आप टैक्सेशन के बारे में बेसिक्स नॉलेज जानकर ही आप अपना क्लासेस स्टार्ट करिए। बिकॉज जब तक आप बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक आपको क्लासेस समझ में नहीं आने वाली। एंड क्या होता है ना कि क्लासेस स्टार्ट करने के पहले अपने पास टाइम रहता है, तो अपने अपने और अच्छे से समझ सकते हैं। बट एक बार क्लास स्टार्ट हो जाता है, यू हैव ऑल सो मेनी सब्जेक्ट्स टू कोप अप विद, तो आप ज्यादा टाइम टैक्स में नहीं दे पाओगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये बिल्ड योर बेसिक्स का मेरा जो लगभग 10-15 क्लासेस होने वाला है, अगर आप मेरा डेली ये रिकॉर्डेड सेशंस देख लेते हो, जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल में डालने वाले, प्लीज सब्सक्राइब आवर निकुंज गोइंका यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स, और शेयर इट विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। जिनको भी टैक्स में डर लगता है, या जिनको ऐसा लगता है कि सर हमारे सीनियर्स हमको हमेशा बोलते हैं कि टैक्स से हमेशा बच के रहना, तो आपका भाई आपके साथ है, बिल्कुल डरना नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि टैक्स से आपको प्यार करा के छोड़ूंगा। टैक्स विल बिकम योर हाफ गर्लफ्रेंड। बट आपको मेरी जो जो मेरा बात किया हुआ, जो भी गाइडेंस दूंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक क्विक अपडेट दे देता हूं, निकुंजगोइंका.com में जाकर, मतलब दिस इज आवर वेबसाइट जो सामने खुला हुआ है। अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव का क्लासेस के लिए हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023। सी एस एग्जीक्यूटिव का क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारा वेबसाइट में विजिट कर सकते हो www.nikunjgoenka.com, और वहां पे क्लासेस बुक कर सकते हो। सीए और सीएमए का क्लासेस बहुत जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए बिल्ड योर बेसिक्स टैक्सेशन। आई रिपीट, स्टार्ट किया जाए टैक्स का, बिल्ड योर बेसिक्स का अपना सेशंस। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि सर ये टैक्स होता क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले हमें बताइए टैक्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेस, आपका टैक्सेशन का मतलब क्या होता है। सर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, टैक्स टैक्स का जो मतलब होता है, इट एक्चुअली डिराइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोन एज टैक्सो। ठीक है, बहुत साल ब्रिटिशर्स के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर आपको याद होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, मैं आपको बताता हूं, रिवोल्ट ऑफ 1857 आप पढ़े भी होंगे अपने हिस्ट्री वाले चैप्टर में, मंगल पांडे, राइट, अपने मूवी भी देखे थे। तो 1857 वाले साल में ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत गहरा रिवोल्ट हुआ था, जहां पे ऑल ओवर द कंट्री सब अपना अपना लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ताकि वो अपना रिवोल्ट कर सके, लेकिन यूनाइटेड नहीं थे। क्या अलग अलग प्रिंस से, अलग अलग प्रोविंस से अलग अलग रिवोल्ट हो रहा था। तो इसको सेफगार्ड करने के लिए, इसको बचाने के लिए ब्रिटिशर्स का बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया।
राइट। रिवोल्ट के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स का बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया। तो डेफिनेटली जब ब्रिटिशर्स आए थे वो तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए इंडिया में आए थे, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि हम इंडिया को कैप्चर कर सकते हैं, इंडिया को रूल कर सकते हैं जिस तरीके से उस समय सिस्टम था, तो वहां पर 1857 में इंडिया में क्या सिस्टम हुआ करता था कि सर वहां पर बहुत सारा खर्चा क्योंकि ऑलरेडी हो गया, तो डेफिनेटली वहां पर फिर किंग ने डिसाइड किया उस समय कि चलो अब टैक्स लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स की वसूली करनी पड़ेगी। तो दैट इज वाई इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स 1860 में आया। कौन से साल में आया? 1860 में इनकम टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया अंडर ब्रिटिश एरा। उसके बाद इनकम टैक्स इंडिया में जो फॉर्मली आया, मतलब उसके बाद रिप्लेस हुआ, बेसिकली आ तो गया था 1860, फिर 1922 में इसको एक दूसरा लॉ बनाया गया, इनकम टैक्स 1860 फिर इनकम टैक्स 1922। और आज हम जो इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे वो है 1961 वाला। हम कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? इनकम टैक्स 1961 वाला। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट अल्टीमेटली टैक्स का मतलब क्या है? विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज सरकार, रेवेन्यू मतलब क्यों बोलते हैं? रेवेन्यू हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो रेवेन्यू है। गवर्नमेंट को तो टैक्स जो आप कलेक्ट, टैक्स जो आप पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करता है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस। अब इंडिया में टैक्स दो तरीके से लगाया जाता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। रिपीट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों आपके इंटर एंड एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में है। इनकम टैक्स जो होता है वो बेसिकली एज यू नो वो आपके इनकम पे लगता है, आपके कमाई पे लगता है। अगर आप कमाई नहीं कर रहे तो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर आप कमाई कर रहे हैं तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इनकम पे देना पड़ेगा, रेवेन्यू पे नहीं देना पड़ेगा। यानी जितना रेवेन्यू आया, जितना टर्नओवर आया और जितना खर्चा आपने किया, जो आपका सेविंग्स हुआ, जो नेट इनकम है, उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ेगी। राइट गाइस? तो ये जो इनकम टैक्स अपने गवर्नमेंट को देते हैं, ये कौन से गवर्नमेंट को देते हैं? जैसे आपको पता है इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, हर स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट है और लोकल अथॉरिटी भी है स्टेट के नीचे। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये बेसिकली इनकम टैक्स कलेक्ट करता है। राइट? जो भी इनकम टैक्स कलेक्ट होता है वो भारत सरकार को जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि सर कौन कौन से टैक्सेस कौन कौन से सरकार कलेक्ट करते हैं। राइट? तो इनकम टैक्स की जो टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, जो कि इनकम पे टैक्स लगता है। राइट गाइस? वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या? इनडायरेक्ट मतलब ही क्या? सर सिंपल है, आप लोग ने हम लोग से कोर्सेज लिया, तो हम लोग ने आपके जो प्राइस में ना जीएसटी भी बेटा इंक्लूडेड है, आपके प्राइस में जीएसटी भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या? आपने कोई भी गुड्स लिया या कोई भी सर्विसेज लिया, राइट, उसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो जो भी आपको वो गुड्स या सर्विसेज दे रहा है वो आपसे टैक्सेस भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है। सिंपल सा हिसाब है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट वाला जो है वो आपको सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। राइट? आप कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, कोई भी गैजेट्स खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए, कोई भी XYZ सामान खरीदने के लिए, तो वो आपसे टैक्स कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो अभी एकदम इंट्रो चल रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सब क्लासेस करना इतना इंपॉर्टेंट है। अपना मेन बैच तो स्टार्ट होता रहेगा, बट उसके पहले अपने को ये सब पढ़ना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जीएसटी में क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। राइट गाइस? तो जैसे आप मान लो ओला उबेर में ट्रैवल कर रहे हो, तो ओला उबेर वाला आपको एक सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। राइट? आप फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे हो, आप आईआरसीटीसी के थ्रू ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप सिनेमा देखने के लिए जा रहे हो, या फिर आप कहीं पे भी एंट्री फी पेमेंट कर रहे हो, वॉट आप कहीं पे भी कुछ पेमेंट कर रहे हो, आपने कुछ सर्विस लिया या फिर आपने कोई गुड्स सामान खरीदा, तो उस पर आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। राइट गाइस? वैसे कस्टम ड्यूटी होता है। जैसे इंडिया में अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? अगर कोई गुड्स हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से अगर कोई गुड्स इंडिया में आया, तो हम उस पर क्या देते हैं? हम उस पर कस्टम ड्यूटी देते हैं। वी पे कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। जब अपने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसमें अपने कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दोनों के बीच में ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें सबसे फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल बात करेंगे, ऐसे तो बहुत डिफरेंसेस है सर। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज कलेक्टेड by the same person on whom the
levy has been done. यानी सर डायरेक्ट टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेम पर्सन. मतलब सर अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो मेरे पे डायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है, तो कलेक्शन भी मेरे से ही किया जा रहा है. अगर कोई एक्स कंपनी इनकम कमा रहा है तो टैक्स भी वो एक्स कंपनी पे कर रहा है. एक पार्टनरशिप फर्म इनकम कमा रहा है तो उसका टैक्स भी पार्टनरशिप फर्म पे कर रहा है, पार्टनर पे नहीं कर रहा है. कोई भी तरह का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकम कमा रहा है तो उसका टैक्स भी एलएलपी दे रहा है, राइट. तो सर इनकम टैक्स जो लगता है वो पर्सन के ऊपर लगता है. किसके ऊपर लगता है? पर्सन के ऊपर लगता है, यानी इंडिविजुअल पे लगता है. जैसे हम लोग सब जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स है, हम जो इनकम कमा रहे हैं, हमको उस पे टैक्स देना पड़ेगा. हमारे इनकम पे हम ही टैक्स देंगे, कोई और नहीं देगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, राइट गाइस. वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में ये फंडा नहीं होता. इनडायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर लेवी होती है उसके ऊपर कलेक्शन नहीं होता. जिसके ऊपर लेवी होती है उसके ऊपर कलेक्शन नहीं होता. एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए तो रेस्टोरेंट वाला आपको सप्लाई कर रहा है. क्या कर रहा है? रेस्टोरेंट वाला आपको सप्लाई कर रहा है, रेस्टोरेंट वाला आपको सर्विस दे रहा है. तो जो टैक्सेस है वो रेस्टोरेंट वाले पे लग रहा है. बट वो कलेक्शन क्या खुद कर रहा है? नहीं सर, वो कलेक्शन आपसे कर रहा है. क्या उससे कलेक्ट की जा रही है? द आंसर इज नो. वो तो क्या करता है? वो तो सीधा प्राइस में जोड़ के दे देता है. एग्जाम्पल मान लो वो आपसे 1000 रुपीज का आपको चार्ज किया कि आपका 1000 रुपीज का आपने खाना उससे उसके रेस्टोरेंट में खाया. उसमें वो क्या करेगा? उसमें वो 5% जीएसटी लगा देगा. रेस्टोरेंट सर्विस में जीएसटी 5% लगता है, तो 5% क्या करेगा? वो जीएसटी लगा देगा. ठीक है. तो जब वो 5% जीएसटी लगाएगा तो आपका बिल कितना बन गया? 1050 का. तो आप 1050 किसको पे कर दोगे? आप सप्लायर को, यानी रेस्टोरेंट वाले को पे कर दोगे. इसका मतलब क्या? ये जो 50 रुपया है ये किसके पॉकेट से गया? ये आपके पॉकेट से गया, कंज्यूमर के पॉकेट से गया. बट ये 50 रुपीज आपने किसको दिया? आपने रेस्टोरेंट वाले को इसका पेमेंट किया. यानी सर अल्टीमेटली आईडीटी में क्या होता है? बर्डन किसी और पर्सन के ऊपर होता है, यानी कंज्यूमर के ऊपर होता है. जो वो एक्चुअली गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, अल्टीमेटली उसी के ऊपर बर्डन ट्रांसफर हो जाता है. यानी सर यहां पर जो बेच रहा है या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो सेलर ऑफ गुड्स है या जो सर्विस दे रहा है, वो खाली टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है. उसके पॉकेट में से कहीं पे भी कोई इंपैक्ट नहीं होता. बट डायरेक्ट टैक्स इज द स्ट्रेट अवे डायरेक्ट इंपैक्ट इन हिज पॉकेट. ठीक है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिफरेंसेस है बिटवीन आईडीटी एंड डीटी. ठीक है सर. इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ के बारे में. हम खाली इनकम टैक्स लॉ के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर अल्टीमेटली ये जो इनकम टैक्स हम पढ़ेंगे. अब आपको क्या पढ़ना बेटा? आपको ये दो चीज पढ़ना है एग्जाम में. इनकम इंटरमीडिएट पे इनकम टैक्स और जीएसटी कस्टम्स भी पढ़ना है आपको. ठीक है. तो जीएसटी कस्टम्स हो गया आपका आईडीटी में, और इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स. तो दोनों अपने सिलेबस में 100 मार्क्स के पेपर में. तो चलिए अपने एक बार क्विकली एक बार ओवरऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि सर अल्टीमेटली ये जो इनकम टैक्स है, ये कैसे लगाया जाता है. मतलब ये इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है. हम समझ गए कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स पर्सन के ऊपर लगता है, और इनकम टैक्स हर एक पर्सन को देना पड़ता है जो इनकम कमा रहा है. वी अंडरस्टूड. लेकिन सर इसके पीछे हाउ द मॉडल वर्क्स. क्या इनकम टैक्स हर एक पर्सन को अलग अलग रेट पे देना पड़ता है? क्या इनकम टैक्स के पीछे कोई लॉ है? क्या इनकम टैक्स आर्बिट्रली कलेक्ट होता है? नहीं भाई. सबसे पहले आपको बेटा लॉ में मैं लेकर आता हूं. लेट मी टेल यू. जैसे कंपनी के पीछे कंपनी लॉ है, वैसे ही इनकम टैक्स के पीछे भी इनकम टैक्स लॉ है. तो लॉ को एक बार समझते हैं. हमारे देश में एकदम फंडामेंटल मैं बता रहा हूं, ऑल्दो आप सारे लॉ के पेपर्स में इसको समझोगे. इनकम टैक्स में भी लॉ का ही एक लॉ. इनकम टैक्स भी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ लॉ. इट इज अ फाइनेंशियल लॉ ऑफ द कंट्री जिसके थ्रू इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है. तो लॉ में अगर अपने बात करें कि फंडामेंटली सर लॉ के बारे में बताइए. लॉ मतलब क्या? कानून, रूल जो सबको फॉलो करना पड़ेगा. आज हम अगर इनकम टैक्स इंडिया में कलेक्ट कर रहे हैं तो एक फॉर्मली एक रूल होगा, एक फाइनेंशियली एक लॉ होगा, एक एक्ट होगा जो सबको फॉलो करना पड़ेगा. इक्वली सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा. ऐसा नहीं कि आपके लिए ऊपर कुछ, आपके लिए कुछ, आपके लिए कुछ, ऐसा नहीं. सबके लिए इक्वल तरीके से लॉ एप्लीकेबल होगा. बात को समझने की कोशिश करना. नाउ व्हेन आई कम टू से कि सर जब आप लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं तो लॉ में 3 ऑर्गन्स होते हैं बेटा. एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और एक जुडिशियल ऑर्गन. व्हेन आई से लेजिस्लेटिव ऑर्गन,
यानी जो लॉ को बनाते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, राइट, दे आर द मेकर्स ऑफ द लॉ, दे आर द मेकर्स ऑफ द लॉ। तो मेकर्स ऑफ द लॉ मतलब जो लॉ बनाते हैं। अब लॉ सरकार नहीं बनाता, ध्यान रखना, लॉ पार्लियामेंट बनाता है। कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो लॉ बनाता है। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाता है वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है, या फिर एनी पार्ट ऑफ द रीजन या स्टेट्स एप्लीकेबल होता है। बट एक ऑर्गन होता है जो स्टेट्स का पार्ट होता है, जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट का अपना अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और वो एक पर्टिकुलर स्टेट में जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो उस पर्टिकुलर लॉ को कहां बनाया जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाया जाएगा। बात क्लियर हुई? तो लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब लॉ बनाने वाला लॉ बना दिया, काम खत्म हो गया क्या? नहीं सर, अब उसको तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गवर्नमेंट का, जिसके लिए इलेक्शन होता है। अब दो तरह की सरकार है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो हेड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेगा जितने भी पार्लियामेंट के लॉज है, सारे के सारे एग्जीक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करेगा। वैसे ही यूनियन टेरिटरी भी होता है, राइट, जिसके गवर्नर होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर होता है, अल्टीमेटली उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है। और एक होता है लोकल अथॉरिटी, हम बात करेंगे लोकल बॉडी का टैक्सेस होता है, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब लोकल बॉडी टैक्स है, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी का टैक्स हमें अलग से देना पड़ता है, वो सब अपने बाद में बात करेंगे। थर्ड लेवल होता है सर जुडिशियल ऑर्गन। मान लो कि अगर सरकार और प्रजा के बीच में, प्रजा कौन हो गया? सिटीजन्स, राइट, हमारे बीच में अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट हो गया तो सर इसका सेटलमेंट कौन करेगा? सरकार तो खुद नहीं कर सकती ना, अगर सरकार खुद इन्वॉल्व है उसमें तो गवर्नमेंट बोलता है, तो हमारा संविधान बोलता है जुडिशियल के पास जाओ, आई विल सू यू इन द कोर्ट, राइट, बोलते हैं ना। अगर आप कभी भी किसी के साथ कुछ भी आपके साथ आप गुस्से में हो या फिर आपको जस्टिस नहीं मिला तो आप जब बोलते हो ना आई विल सू यू इन द कोर्ट, तो यस आपको कोर्ट का दरवाजा नॉक नॉक करना पड़ता है जहां पर आपकी सारी डिस्प्यूट सेटल होती है, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, ऑब्वियसली नो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे होते हैं ट्राइब्यूनल्स। कौन होते हैं? ट्राइब्यूनल। तो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे ट्राइब्यूनल्स। अब ये ट्राइब्यूनल क्या होता है सर? देखो सर सिंपल है, ट्राइब्यूनल इज नथिंग बट एन एपेलेट बॉडी। यानी सर अगर आपको लगता है कि आपकी जस्टिस कंप्लीट नहीं हुई तो आप अपील करते हो, अपील मतलब आपकी सुनवाई होती है किसी भी फोरम में, तो जो फोरम है उसको अपने ट्राइब्यूनल बोलते हैं। ये एक एपेलेट बॉडी होता है जहां पर आप अपील फाइल करते हो, तो इनकी जो डिसीजन है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस कैरी करती है सरकार के लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन अगर आप इनसे जस्ट सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। अपने बात करेंगे, देखो ये बिल्ड और बेसिक्स, और अपने कोई भी चीज का एकदम डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये था अपना जुडिशियल एंगल, एक हो गया लेजिस्लेटिव, एक हो गया एग्जीक्यूटिव और एक हो गया जुडिशियल एंगल। अब आप समझो कि सर हम तो ये समझ गए, अब मुझे एक बात बताओ कि इनकम टैक्स का जो लॉ है वो कहां बना होगा? वो पार्लियामेंट में बना होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बना होगा? सुनो सुनो सुनो, वेट करो, अब मेरे को पता, आपको आंसर पता है, पार्लियामेंट में बना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स भारत सरकार लगाती है, और अगर भारत सरकार लगा रही है तो वो तो पार्लियामेंट ही बनाएगा, स्टेट में तो नहीं बनाए। अरे ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स लॉ बंगाल का अलग है, पंजाब का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया एक ही इनकम टैक्स लॉ है, ऑल ओवर इंडिया एक ही इनकम टैक्स लॉ है, वो अलग अलग नहीं है बेटा, एक ही इनकम टैक्स लॉ जो ऑल ओवर इंडिया फॉलो होता है। आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये आप समझो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ बनाया है कि यहां पर कोई XYZ फैक्टर ही नहीं होगा। अब आप सोचो, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया में आर्बिट्री टैक्स कलेक्शन हो? आर्बिट्री टैक्स कलेक्शन मतलब सर ये सब चीज का क्या, आप ये झमेला झंझट में जा ही क्यों रहे हैं? मोदी जी बस रात को 8 बजे जैसे डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किए थे वैसे अनाउंस कर दे कि भाई और बहनों कल से इनकम टैक्स का रेट 40%,
जैसे न्यूज बुलेटिन में आते हैं वैसे प्राइम मिनिस्टर आके बोलते रहे, अरे नहीं भाई क्या बात कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात का इजाजत नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात का इजाजत नहीं देता, भारत में संविधान बोल के भी चीज है, फॉर द पीपल। तो आर्टिकल नंबर 265, सर आर्टिकल क्या है, वो आर्टिकल अरे वो जैसे सुनो बेटा, जैसे कोई भी एक्ट का एक सेक्शन होता है ना, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कोई भी एक्ट का एक सेक्शन होता है ना बेटा, कोई भी एक्ट का एक सेक्शन होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ऐसे करके आर्टिकल्स होते हैं। अब इसमें अपने को सब नहीं समझना है, अपने खाली 3 आर्टिकल पकड़े जो टैक्स से रिलेटेड है। आर्टिकल 265 बोलता है कि नो टैक्स विदाउट एनी लॉ। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि बिना लॉ के आप टैक्स नहीं लगा सकते। ओके, यानी अगर सरकार को टैक्स लगाना है तो सरकार को सबसे पहले लॉ बनाना पड़ेगा। सरकार मतलब क्या, सरकार को पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में कुछ याद होगा आपको कैसे होता है, लोकसभा, ये सब आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया था। आप लोकसभा में बिल प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, लोकसभा में बिल प्रेजेंट होता है। लोकसभा में जब बिल प्रेजेंट होता है वो राज्यसभा के पास अप्रूवल के लिए जाता है। वंस राज्यसभा अप्रूव्स इट, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट आता है। प्रेसिडेंशियल एसेंट बनने के बाद वो एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने के बाद वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। एक्ट बनने के बाद वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर एक बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, कि लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंशियल एसेंट, और फिर बाद में वो एक्ट बनता है। जब वो एक्ट बनता है तब उसको लीगलाइज माना जाता है और तब फिर वो इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है। यही चीज आर्टिकल 265 बोला कि बिना कानून के टैक्स नहीं लगाया जा सकता, जस्ट टू प्रिवेंट आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टैक्स। समझ में आया आपको? अरे बोलो समझ में आया। हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो एंड होने के बाद कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और शेयर करिए अपने सारे फाउंडेशन के फ्रेंड्स के साथ जो इंटर नवंबर दिसंबर 23 टर्म में देने के लिए सोच रहे हैं। आर्टिकल 245 में आते हैं। आर्टिकल 245 में देखो, ये सब खाली एक बेसिक समझो खाली, कि सर मुझे एक बात बताइए, आज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकम टैक्स क्यों नहीं अलाउड हुआ? वो भी तो हो सकता था। आज ममता बनर्जी मैम बोलती, हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, कि नहीं हमारे स्टेट में भी इनकम टैक्स लगेगा, हम भी इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे। उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, क्यों पार्लियामेंट के पास ही पावर है? अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। आर्टिकल 246 ने एकदम क्लियर कट डिमार्केशन देके रखा है। आर्टिकल 246 ने एकदम क्लियर कट डिमार्केशन देके रखा है कि बॉस, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट का पावर देके रखा है। ये 3 लिस्ट में एकदम क्लियर कट शेड्यूल है कि एक्सक्लूसिवली जो लॉज केवल पार्लियामेंट बना सकता है, जो लॉज केवल पार्लियामेंट बना सकता है, मतलब जिसके ऊपर लॉ केवल पार्लियामेंट में बनेगा, जिसके ऊपर लॉ केवल पार्लियामेंट में बनेगा, यानी ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे इनकम टैक्स। तो सारे मेंशन किए गए यूनियन लिस्ट में, जिसमें इनकम टैक्स एक छोटा सा मैटर है, एंट्री नंबर 80। अभी एंट्री कहां से आ गया सर? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है और आर्टिकल में जो लिस्ट है उस लिस्ट में एंट्री है, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, ऐसे करके इनकम टैक्स एंट्री 82 में है कि सर यूनियन लिस्ट में मेंशन किया हुआ है एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स, जहां पर एकदम क्लियर कट डिमार्केशन है कि यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स मेंशन्ड है जिसमें एक्सक्लूसिवली पावर लेजिस्लेट करने का किसका है? यूनियन लिस्ट में, पार्लियामेंट में। वैसे स्टेट लिस्ट में पावर किसका है? स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्सक्लूसिव पावर इनके पास है, एक्सक्लूसिव पावर इनके पास है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लिस्ट में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुना बेटा। जीएसटी, इतना आप सुने होंगे, जीएसटी में 2 जीएसटी होता है, एक सेंट्रल का जीएसटी है और एक स्टेट का जीएसटी है,
ठीक है। अब प्लीज आप इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, ये हम बात करेंगे, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये अलग आर्टिकल है इसके ऊपर, आर्टिकल 246 से, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। स्टेट लिस्ट में जैसे आपको याद होगा पहले सेल्स टैक्स लगता था, ठीक है, पहले सेल्स टैक्स लगता था, पहले वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। तो ये सब पहले के टैक्सेस हुआ करते थे, लेकिन सेल्स टैक्स वैट जो है वो स्टेट लिस्ट में था, लेकिन अभी अबॉलिश हो चुका है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। स्टेट लिस्ट मतलब क्या, जो एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास है। वैसे कॉन्करेंट लिस्ट होता है जिसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों मिलकर लेजिस्लेट कर सकता है, ज्वाइंट पावर्स होते हैं दोनों का, पार्लियामेंट एंड स्टेट के ज्वाइंट पावर्स होते हैं, दोनों के ज्वाइंट पावर्स होते हैं, दोनों मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो तीन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में एक्सक्लूसिव स्टेट, यूनियन के पास है, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास पावर है, और कॉन्करेंट लिस्ट बोथ के पास पावर है। तो यही से आप समझो पावर आया, यही से एक्सक्लूसिव पावर आया इनकम टैक्स लॉ का लेजिस्लेट करने का, किसके पास, पार्लियामेंट के पास। देखो ये जो बेसिक्स है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कल को जब आप जॉब करने के लिए जाओगे, आप सीए सीएमए सीएस जो भी कोर्स कर रहे हो, आप कोर्स क्लियर करोगे, आपको ये बेसिक आइडिया नहीं है, तो सर बहुत गंदी बात हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तो अभी अपने को सब ऐसा बेसिक्स अपने करवा रहे हैं कि सर, ताकि क्योंकि अपने पास टाइम है, डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ऐसा ऐसा कंटेंट आ रहा है टैक्स में, डीटी हो चाहे एडिटी हो, निकुंज गोयनका चैनल में, कि आप जबरदस्त तरीके से एंजॉय करोगे। और खाली अपने तक मत रखना, सेशंस को प्लीज शेयर भी करना, ठीक है सर। तो ये हुआ सर हमारा एक बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है। आर्टिकल 265, आर्टिकल 246। आर्टिकल 245 वही है जो मैंने आपको बता दिया कि सर अगर कोई भी लॉ, अगर पार्लियामेंट कुछ भी लेजिस्लेट करता है तो वो ऑल इंडिया एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और लेकिन अगर स्टेट अगर कुछ भी लेजिस्लेट करता है तो वो एनी स्टेट में ही एप्लीकेबल होगा, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही एप्लीकेबल होगा, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा सर। वो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही एप्लीकेबल होगा, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। एक पर्टिकुलर स्टेट यानी स्टेट का जो लॉ है वो स्टेट में ही एप्लीकेबल है, और पार्लियामेंट का जो लॉ है वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। नेक्स्ट बेटा आते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अब देखो मैं डायरेक्ट अगर इस पे जम कर जाता तो आपको शायद बैकग्राउंड नॉलेज नहीं मिलता कि लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, ये सब चीज आपको पता नहीं चलता। दैट इज वाई मैंने एक प्रियम्बल बनाया, एक भूमिका बनाई कि हाँ आपको पता चले। पहले डीटी आईडीटी के बारे में तो बात करें, टैक्स के बारे में बात करें, टैक्स क्यों इंडिया में लगता था, कैसे, सब कुछ बताए। अब अपने स्टार्ट करते हैं कि सर अब हमें बताओ कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कितने लॉज है इंडिया में। देखो बेटा एक ही लॉ है, लॉ पूछे तो बेटा एक ही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 वाला एक्ट अभी भी चल रहा है सर, क्या बात कर रहे, इतना पुराना एक्ट आप पढ़ा रहे हैं, हौले हौले धीरे धीरे। 1961, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961? अभी आप 2023 में, तो आप थोड़ी ना बोलेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 2023। नहीं नहीं नहीं, दिस ईयर मींस कि इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में इनेक्ट हुआ था, दिस इज द ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। वही वाला एक्ट आज भी इंडिया में एप्लीकेबल है। लेकिन क्यों पता है? क्योंकि इंडिया में हर साल आपको याद होगा बजट आता है, जो कि 1 फरवरी को हर साल आता है। कब आता है बेटा? 1 फरवरी को हर साल हमारे देश में बजट आता है, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और अभी करेंटली श्री निर्मला सीतारमण जी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, शी प्रेजेंट्स द बजट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में वो प्रेजेंट करती है, जहां पे इनकम टैक्स का अमेंडमेंट्स प्रपोजल दिया जाता है। 1 फरवरी को बिल आता है, फिर वो एक्ट बनता है 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल तक वो एक्ट बन जाता है। इसको अपने बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। अब ये क्या करता है, हर साल इनकम टैक्स को बदलता है, एक्ट को बदलता है, अमेंडमेंट्स लाता है। तभी अपने बोलते हैं कि इनकम टैक्स बीइंग सच अ डायनामिक सब्जेक्ट, आपको हर साल इसमें अपडेट्स लाना, अपडेट्स आते हैं, उसको हर साल आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। तो व्हेन आई से इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेड विथ एनुअल फाइनेंस एक्ट, रेड विथ एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो जो बच्चे नवंबर 23 में एग्जाम देंगे, दिसंबर 23 में एग्जाम देंगे, आप लोग के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 रेलेवेंट होने वाला है। यानी आप लोग के लिए अपडेट्स कब तक रेलेवेंट है? जो फाइनेंस एक्ट 2022 में आ गया था, वो वाला अपडेट्स आपको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा, जो मैं ऑब्वियसली आपको अपने क्लासेस में करवाते हुए चलूंगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961
रेड विथ एनुअल फाइनेंस एक्ट जो अमेंडमेंट्स लेकर आता है। क्या लेकर आता है सर? अमेंडमेंट्स लेकर आता है। ये अमेंडमेंट लेकर आएगा। क्लियर है? हर साल बजट में अमेंडमेंट्स आता है और फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट को ही बदलता रहता है। तभी तो 1961 वाला एक्ट आज भी चल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत बार अमेंडमेंट हो चुका है विद फाइनेंस एक्ट। अब सर, जब हम एक्ट का बात करते हैं तो कानून है एक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी चीज खाली एक्ट में लिखा हो सकता है? नहीं सर। एक्ट में क्या है ना, मेन बातें लिखी होती है। मेन बात एक्ट में लिखी होती है, मेन प्रोविजंस। एक्ट ओनली कंटेन्स द मेन प्रोविजंस, इट गिव्स द आउटलाइन, वो आउटलाइन दे देता है। अब वो आउटलाइन जो है वो एज इट इज बेसिस पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके पीछे प्रोसीजर्स होता है, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। अब सब चीज तो एक्ट में नहीं लिख सकता। पार्लियामेंट ने ओवरऑल बात कर दिया कि भैया इनकम टैक्स इस रेट पे लगेगा, इस इनकम पे लगेगा। अब इनकम कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बता दिया, लेकिन इसमें कुछ प्रोसीजर्स गाइडलाइंस है, वो आप इनकम टैक्स रूल्स 1962 में देखिए। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ साथ इनकम टैक्स रूल्स 1962 भी बनाया हुआ है। इनकम टैक्स रूल्स 1962 भी बनाया हुआ है। इनकम टैक्स रूल्स मतलब procedures and guidelines which is actually supplementing the income tax act, जो एक्ट से निकलकर रूल्स में आ रहा है। तो रूल्स हो गया, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस। अब ध्यान से सुनना, जो रूल्स है, रूल्स ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाता है, पार्लियामेंट में रूल्स नहीं बनता। पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट पावर दे देता है सरकार को कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाओ, पावर दे देता है। क्योंकि समथिंग विच इज रिटन इन द एक्ट कैन ओनली बी द लॉ, एंड लॉ में अगर लिख दिया कि मैंने तुमको रूल बनाने का पावर दे दिया तो ठीक है, रूल बनाया जाएगा। ये रूल भी एक्ट से निकला है। तो इनकम टैक्स रूल्स क्या हुआ? प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस विच इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें मैं और एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट डीटी भी संभालेगा, आईडीटी भी संभालेगा, सब कुछ कर लेगा। इतने सारे काम होते हैं भाई, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, इन्होंने दो बोर्ड बनाया था, दो बोर्ड बना दिया, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, रिपीट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया, सीबीडीटी के हाथ में दे दिया डायरेक्ट टैक्स, सीबीआईसी के हाथ में दे दिया आईडीटी। तो ये जो रूल्स 1962 एंड ऑल, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करके रखा है सीबीडीटी को, जो बोर्ड टाइम टू टाइम रूल्स लेकर आती है। अंडरस्टूड? यस। फिर आता है नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962। फिर आता है नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। सर नोटिफिकेशन क्या हुआ? एकदम सिंपल है, सुनो। जब हम बात करते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट का, ये साल में एक ही बार आता है, ये वन टाइम अफेयर है, और ये एक्ट को चेंज करता है। ये किसको चेंज करता है? एक्ट को चेंज करता है। लेकिन बताओ, अगर रूल को चेंज करना है, अगर रूल को चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे? रूल लेकर आएंगे। कैसे आएगा? नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा। ये भी सीबीडीटी इशू करता है। नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 8D बोल के एक रूल है। रूल 8D में अगर कुछ चेंजेस करना है तो एनुअल फाइनेंस एक्ट में नहीं आएगा, वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही चेंज हो सकता है। अगर भारत सरकार के पास पावर है चेंज करने का तो एक दिन में चेंज हो सकता है, बट अगर एक्ट में कोई चीज चेंज करना है तो भाई वो तो फाइनेंस एक्ट में ही चेंज होगा। अगर एक्ट में कोई चेंज करना है तो फाइनेंस एक्ट, या फिर एक और होता है ऑर्डिनेंस, पढ़ाएंगे आपको आगे। जैसे कोविड में याद है बेटा आपको, कोविड में सब कुछ लॉकडाउन हो गया था अचानक से, तो ऑब्वियसली काफी सारे डेट्स पर इंपैक्ट आ गया था कि आपको एक ड्यू डेट तक कुछ करना होता है।
अब कोविड में क्योंकि लॉकडाउन हो गया, काफी बिजनेस शट हो गए, पूरा ऑपरेशन शट डाउन हो गया, तो वहां पे भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस का हेल्प लिया। ऑर्डिनेंस बताएंगे आपको आगे, अगले कोर्स मतलब नेक्स्ट सेशंस में सब होता रहेगा, एक ही दिन में मैं आपको इनकम टैक्स का बेसिक्स नहीं करा सकता। तो नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, रिपीट, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। तो नोटिफिकेशन एंड जो सर्कुलर आई मीन नोटिफिकेशन जो है वो रूल को अमेंड करता है, राइट वो इनकम टैक्स एक्ट में, मान लो इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि हम प्रिस्क्राइब करेंगे, हम प्रिस्क्राइब मैनर में ये कैलकुलेशन होगा, ये प्रिस्क्राइब किधर है, हाँ रूल में। अब रूल में आएगा कैसे वो चीज, नोटिफिकेशन के थ्रू। तो एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन एकदम साथ में चलता है। सर सर्कुलर क्या है सर, अरे सर्कुलर मतलब क्या, सर्कुलर आर नॉट लॉज। ध्यान से सुनना, भारत में, इंडिया में पार्लियामेंट में लॉ बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सीबीडीटी लॉ नहीं बना सकता, इनफैक्ट सरकार भी लॉ नहीं बना सकती, वो तो पार्लियामेंट में बनेगा। आज सीबीडीटी अगर कोई सर्कुलर लेकर आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं बोला, सर्कुलर। देखो गाइस, लॉ में क्या होता है ना, लीगल लैंग्वेज होता है। कौन सा लैंग्वेज होता है, लीगल लैंग्वेज। लॉ इज फुल ऑफ लीगल लैंग्वेज। तो इट इज सब्जेक्ट मैटर इज वेरी मच इन डिस्प्यूट, इट इज अ डिस्प्यूटेड थिंग कि भाई आपने इस चीज को ऐसे इंटरप्रेट किया, मैंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया। तो एक ही सेक्शन में, एक ही प्रोविजन में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकता है। सो दैट इज वाई सर्कुलर्स में क्या होता है, सर्कुलर्स में जगह जगह सीबीडीटी क्या करता है, दे एक्चुअली क्लैरिफाई। सर्कुलर्स इशू किया जाता है टू क्लैरिफाई द इंटेंट ऑफ द लॉ, या क्लैरिफिकेटरी नेचर होता है। मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर इशू है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसका वर्डिंग्स क्लियर नहीं है, या उसमें एम्बिग्यूटी है, उसमें कंफ्यूजन है, तो सीबीडीटी क्या करेगा, वो एक सर्कुलर इशू कर देगा। तो सर्कुलर्स को भी लॉ का पार्ट ही माना जाता है, बराबर है। अब आप बोलेंगे सर ये तो लॉ नहीं है तो हम फॉलो करेंगे क्या, देखो जनरली सर्कुलर्स हमारे फेवर में आता है। हम कौन हुए, टैक्स पेयर हुए, हम कौन हुए, टैक्स पेयर। सर्कुलर्स हमारे फेवर में आता है जनरली, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट में सर्कुलर आए तो आप चैलेंज कर सकते हो, आपके ऊपर वो सर्कुलर बाइंडिंग नहीं है। याद रखना बेटा, सर्कुलर कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, हम चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, सर्कुलर्स आर नेवर बाइंडिंग। टैक्स पेयर के ऊपर सर्कुलर बाइंडिंग नहीं होता। एनीवेज इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ओवरऑल समझो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, एंड लास्ट में केस लॉज। केस लॉज मतलब जजमेंट्स, जजमेंट्स मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स। जैसे मैंने बोला था ना, जो ये ऑर्गन है, जुडिशियल ऑर्गन है, डिस्प्यूट सेटल करेंगे। ये लोग जब डिस्प्यूट सेटल करेंगे तो ये क्या देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, क्या देते हैं, रूलिंग्स देते हैं, उसको अपने बोलते हैं रूलिंग्स। जजमेंट्स देते हैं, केस लॉज देते हैं। तो ये रूलिंग्स में भी काफी जो चीज डिसाइड किया जाता है फाइनली बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल, वो भी हमारा लॉ का पार्ट माना जाता है। वो भी आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ता है। तो ये बेटा 5 सोर्सेज हुए इनकम टैक्स लॉ के, एक्ट, रूल्स, एनुअल फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एंड केस लॉस। इंटरमीडिएट लेवल पे केस लॉस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाद बाकी चीज पे बहुत अच्छे से स्ट्रेस किया हुआ है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट वीडियो ऑन सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बिल्ड योर बेसिक सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे डेली, आपके हमारे यूट्यूब चैनल में, निकुंज गोयनका टैक्स मेंटर के यूट्यूब चैनल में डेली आता रहेगा। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन दबाना और शेयर करना है विद मैक्सिमम फ्रेंड्स, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी। हाँ, और भूलना मत कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑन है, और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए सो दैट वी कैन गिव बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। ये सब अभी रिकॉर्डिंग सेशंस चल रहा है, ठीक है ना। बहुत जल्दी आप लोग के साथ लाइव भी मिलेंगे, जहां पर आपके साथ लाइव चिट चैट करेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड सेशंस तो देखो लाइव में भी अलग मजा करेंगे सर, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।